हेलो बेटा, लास्ट हमने डिस्कस किया प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। अब उसके आगे वाला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स में हमें प्रिपेयर करना है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन जैसे कंपाउंड्स, और ऐसे कंपाउंड्स आपने 11th में ऑलरेडी प्रिपेयर किए, क्योंकि बेंजीन का जो ESR था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें प्रोडक्ट क्लोरीनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट जो था वो क्लोरोबेंजीन था। तो ऑब्वियस बात है कि एक रिएक्शन तो हमारा वही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ESR जिसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, याद आया कुछ? ओके, तो रिएक्शन काफी सिंपल है कि इफ वी हैव बेंजीन देन Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, यहां पर कोई भी लुईस एसिड चलेगा, जैसे कि आपने FeCl3 लिया, कोई बात नहीं। तो अब इन दोनों का रिएक्शन होगा टेम्परेचर, और प्रोडक्ट बनेगा क्या? Cl प्लस जनरेट होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के हाइड्रोजन की जगह पर अटैच हो जाएगा और प्रोडक्ट हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन इज द प्रोडक्ट। क्लोरोबेंजीन साथ में H और Cl यानी HCl फॉर्म हो जाए। सेम अगर आपने ब्रोमीन लिया है, आपको ब्रोमोबेंजीन चाहिए, तो आपको Br2 और साथ में FeBr3 भी आप ऐड कर सकते हो। ये आपका कैटालिस्ट है जो आपको Br प्लस जनरेट करने में हेल्प करेगा। Br प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल है और जो बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन की जगह पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एंड द ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट इज ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr। तो ये दोनों रिएक्शन, ये ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन, दोनों ESR कैटेगरी की रिएक्शन है और ये ऑलरेडी डिस्कस्ड हो चुकी है 11th। एक और कंसेप्ट ले लेते हैं, क्या कि अगर मेरे पास टोल्यूइन है और अब मुझे इसमें हेलो एरीन्स फॉर्म करना है, तो ये Cl2 रिएजेंट तो सेम ही रहेगा, FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3। अब ये दोनों जनरेट करेंगे क्या? Cl प्लस। और Cl प्लस कहां पर ज्वाइन होगा ये डिसाइड करने का काम कौन करेगा? ये CH3 करेगा। अगर ये CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पर और पैरा पर सेंड करेगा। ऑर्थो और पैरा पर हमें यहां पर दोनों प्रोडक्ट्स मिलेंगी, इसीलिए इसमें CH3 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसीलिए हमारे पास दो प्रोडक्ट्स है, एक है ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन और दूसरा है पैराक्लोरोटोल्यूइन, जिसमें पैरा जो है वो ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट आएगा। ESR में ऑलवेज पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि यहां पर जब ये दोनों आपस में नजदीक ऑर्थो पर जुड़ेंगे तब यहां पर इनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा। अगर सामने जा रहे तो रिपल्शन कम होगा, इसीलिए पैरा इज ऑलवेज अ मेजर प्रोडक्ट इन ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो ऐसे, और अब इन दोनों को सेपरेट करना है तो कैसे हो पाएगा? तो ये दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तो ये दोनों आराम से सेपरेट हो जाएंगे डिस्टिलेशन से। तो ये ARX की प्रिपरेशन में आपको एक रिएक्शन करना है ESR, जो कि 11th का रिएक्शन है, इसमें नया कुछ नहीं है। यहां तक क्लियर? अगर आप इसमें अभी भी डाउटफुल है आपको कि भाई ESR क्या होता है, नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, तो आपको 11th का वो स्पेसिफिक टॉपिक बेंजीन, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन,
ESR ऑफ बेंजीन आपको आराम से पढ़ना होगा। अब दूसरा सेकेंड प्रिपरेशन, ये जो सेकेंड रिएक्शन है ये अल्कोहल चैप्टर में भी आएगी, क्योंकि वहां पर फिनॉल की प्रिपरेशन भी इसी टाइप से एक प्रिपरेशन है। एमाइंस में तो ये बहुत बार रिपीट होती है, क्योंकि ये बेसिकली एमाइन चैप्टर की रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन में रिएक्शन स्टार्ट होती है एनिलीन से। एनिलीन मतलब एमिनो बेंजीन, बेंजीनामाइन, ये है एनिलीन। आयुपैक नेम देखे तो बेंजीनामाइन इसका आयुपैक नेम। अब यहां पर रिएजेंट यूज होता है NaNO2 प्लस HCl। अगर इसकी जगह पर आपने नाइट्रस एसिड लिखा HNO2 तब भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप ऐसा भी बोल सकते हो कि रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड, सेम चीज। सैंडमेयर रिएक्शन के लिए आपको पहला स्टेप ये करना पड़ेगा, ये सैंडमेयर नहीं है, मैं आपको बताता हूं। तो अब इसमें टेम्परेचर चाहिए 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है जिसको आइस बाथ में रखना है, इसमें NaNO2 प्लस HCl ऐड कर देना है और उसको आइस बाथ में सेट कर देना है। दूसरे टेस्ट ट्यूब में आप एनिलीन लेंगे, उसको भी आइस बाथ में रख देंगे। अब दोनों का टेम्परेचर लगभग 0 to 5 डिग्री के बीच में हो जाएगा, तब आप दोनों को मिक्स कर लेंगे। यहां पर हायर टेम्परेचर पर जो भी प्रोडक्ट बनने वाला है वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। अब ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है बेंजीन डायाजोनियम। ये एक आयन है, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस चार्ज, नाइट्रोजन की 4 वैलेंस है। ये बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट है, आयन है, और उसके साथ एक क्लोराइड अटैच होगा। ये एक आयोनिक कंपाउंड है, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। बेंजीन क्लियर है। डायएजा, एजा मींस नाइट्रोजन। एजा पहले के टाइम पर एजा मतलब नाइट्रोजन होता था, ऑक्सोएजाजोल ऐसे करके साइक्लिक कंपाउंड्स है। तो अब एजा मतलब नाइट्रोजन, जिसमें 2 नाइट्रोजन है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए इसका पूरा नाम है बेंजीन डायाजोनियम आयन। और ये आयन का Cl- के साथ कंपाउंड है, तो इसको बोला जाता है बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। ये कंपाउंड बना बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड, ब्रैकेट में BDC भी लिखा जाता है, बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड। चलो क्लियर। ये वाला स्टेप सैंडमेयर नहीं है, इस रिएक्शन को बोला जाता है डाइजोटाइजेशन। इट इज नॉट अ सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन करने के लिए ये कंपाउंड चाहिए, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, इसीलिए रिएक्शन की शुरुआत एनिलीन से ही होती है। अब आपको ये कंपाउंड मिल गया है और इसकी बहुत सारी रिएक्शंस जो कि हम एमाइंस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि हमें सिर्फ ARX बनाना है। इसीलिए यहां पर एक रिएक्शन है जिसका नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन मतलब आपको इसमें Cu2Cl2 या CuCl, ये डायमेरिक फॉर्म में अवेलेबल होता है, CuCl और कंसंट्रेटेड HCl ऐड करना है, या फिर CuBr और कंसंट्रेटेड HBr ऐड करना है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो है क्लोरोबेंजीन, और यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो है ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो ये दोनों सैंडमेयर रिएक्शन है। इसके अलावा एक और सैंडमेयर रिएक्शन है, लेकिन उसमें प्रोडक्ट साइनोबेंजीन बनता है, और वो अभी हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ ऐसे रिएक्शंस डिस्कस करना जो
ये वाला प्रोडक्ट दे। तो इसमें दो रिएक्शंस हो गए, यही सेंड मेयर रिएक्शन है दो। आगे मैंने Ki के साथ इसको हीट किया, विच इज नॉट अ सेंड मेयर रिएक्शन। क्लियर, ध्यान में रखना, नॉट अ सेंड मेयर रिएक्शन। प्रोडक्ट बन जाएगा आयोडोबेंजीन, प्रोडक्ट बनेगा आयोडोबेंजीन, प्रोडक्ट बनेगा आयोडोबेंजीन। क्योंकि यहां पर N2 जो है वो बहुत ही अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है, आराम से आपके मॉलिक्यूल को छोड़ के निकल जाएगा, इसीलिए इन सब में प्लस N2 प्लस N2 प्लस N2 साइड प्रोडक्ट मिलेगी। और जो Cl आपने ऐड किया वो यहां पर अटैच हो जाएगा, इसमें Br अटैच हो जाएगा, इसमें I अटैच हो जाएगा। तो ये दोनों सेंड मेयर और ये आयोडोबेंजीन की रिएक्शन। एक और रिएक्शन है जो हम डिस्कस करते हैं, यहां पर ध्यान दे दो, यही बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, यही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर दूसरे एसिड HbF4 के साथ इसका तो आयन एक्सचेंज होगा और ये प्रोडक्ट बना देगा कुछ ऐसा, N ट्रिपल बॉन्ड N BF4 माइनस, इसको बोला जाता है बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। ये है आपका फ्लोरोबोरिक एसिड और ये हो जाएगा सॉल्ट फ्लोरोबोरेट। अब ये सॉल्ट बनने के बाद आप अगर इसको हीट करेंगे तब आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा फ्लोरोबेंजीन, जो भी आपका एक ARX है। इसीलिए मैंने ये 1 2 3 और 4 रिएक्शंस यहां पर डिस्कस की है। तो अब हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन में सिर्फ एक ही नया रिएक्शन है, वो है ये वाला सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन कहां से शुरू हुआ, इसके बाद जो रिएक्शन है ये वाली दोनों, ये सेंड मेयर है, इसको बल्ज स्कीमन रिएक्शन बोलते हैं और ये इसका कोई नाम नहीं है, इससे आयोडोबेंजीन बनता है। लेकिन ये वाला सेंड मेयर रिएक्शन नहीं है। सेंड मेयर रिएक्शन लिखने से पहले आपको ये कंपाउंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना स्टेबल नहीं है, इसीलिए रिएक्शन साइट पर इन सीटू इसकी प्रिपरेशन चाहिए, इसीलिए रिएक्शन यहां से शुरू होती है। लेकिन ये पूरी रिएक्शन सेंड मेयर की कैटेगरी में नहीं आए। तो आपको पूछा जाए सेंड मेयर रिएजेंट्स कौन से, तो CuCl HCl या फिर Cu2Cl2 HCl, Cu2Br2 HBr और Cu2CN2 KCN। KCN इसीलिए यूज होता है क्योंकि वो HCN यूज करते तो वो वेरी वीक एसिड है, उसका डिसोसिएशन होता नहीं है, CN माइनस जनरेट नहीं होंगे और वो वहां पर ज्वाइन नहीं हो पाएगा। लेकिन वो रिएक्शन भी मैंने यहां पर डिस्कस नहीं किया है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया प्रिपरेशन ऑफ ARX। एक बार ध्यान से देख लीजिए, हेलो, ओके। अब आगे का टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ध्यान से देखना है आपको, ऑलरेडी अल्केन अल्किन अल्काइन की इन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस हो चुकी है, क्लियर। तो अब उसी रिलेटेड फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन से टॉपिक्स होंगे, तो टॉपिक्स बहुत ही क्लियर है इसमें कि आप कंपाउंड के स्टेट के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस कौन से स्टेट में कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है वो बताएंगे, ऑर्डर के बारे में अगर हो गया तो। उसके बाद आएगा बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद आएगा कि ब्रांच का बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इंपैक्ट है, और उसके बाद आएगा सॉल्युबिलिटी। तो ये बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसमें अब पहला, तो जितने भी हेलोजन कंपाउंड्स है जनरली कलरलेस कंपाउंड्स। प्योर फॉर्म में हेलोजन कंपाउंड्स आर कलरलेस, लेकिन अगर ब्रोमीन और आयोडीन के कंपाउंड्स है, ब्रोमाइड और आयोडाइड्स, ये
कलर्ड हो जाएंगे व्हेन एक्सपोज टू लाइट। लाइट की प्रेजेंस में ये अपना कलर शो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा और फिर आपको कलर्स दिखेंगे। तो ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। दूसरा है, ज्यादातर ये कंपाउंड्स स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं। आपने क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा, और जितने भी हेलो कंपाउंड्स है उनकी स्मेल जो है वो थोड़ी सी स्वीट टाइप की स्मेल होती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इनिशियली जब स्मॉल साइज के मेंबर्स, आप कोई भी होमोलॉगस सीरीज में देखें तो इनिशियल मेंबर्स जो होते हैं वो जनरली गैसियस फॉर्म में होंगे, तो आगे के मेंबर्स लिक्विड फॉर्म में और उसके बाद सॉलिड फॉर्म। क्लियर? तो वैसे ही यहां पर भी इनिशियल मेंबर्स गैस फॉर्म में, फिर लिक्विड फॉर्म में जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे, और उसके बाद ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। चलो क्लियर? आगे गैस फॉर्म में मतलब एग्जांपल ले ले तो जो भी आप वन कार्बन कंपाउंड, क्लोरोमीथेन ले लीजिए, ब्रोमोमीथेन ले लीजिए, क्लोरोइथेन है, तो ये सब गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब जब कार्बन बढ़ता जाएगा तो अब वो लिक्विड और कार्बन बढ़ेंगे तो आगे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगेंगे। यहां तक क्लियर है? बढ़िया। अब हम बात करने जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट में जब भी पहली कंपैरिजन आएगी तो वो अल्केन्स के साथ आती है। क्यों? क्योंकि अल्केन्स जितने भी है वो नॉन पोलार है, और उनके सामने ये जो हेलो अल्केन्स है वो पोलार कंपाउंड्स है। तो पोलार मतलब जिनमें प्लस और माइनस पोल्स है। तो अब प्लस माइनस पोल्स दूसरे के प्लस माइनस को, ये जो अट्रैक्शन है हम उनकी बात कर रहे हैं, इनको बोला जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। ये एक टाइप का वेंडरवाल्स फोर्स है जो पोलार कंपाउंड्स में ज्यादा दिखता है। पोलार कंपाउंड्स एक दूसरे को बहुत आराम से अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए कोई भी नॉन पोलर कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट पोलार कंपाउंड, सॉरी, कोई भी नॉन पोलर कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट पोलार कंपाउंड से तो कम ही होंगे, क्योंकि नॉन पोलर कंपाउंड्स में वीक अट्रैक्शन है, जिनको लंडन फोर्सेस बोला जाता है, डिस्पर्जन फोर्सेस बोला जाता है, और यहां पर जो फोर्स है वो है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। इसीलिए पोलार का बॉइलिंग पॉइंट नॉन पोलार से ऑलवेज हायर होगा। ये बात चल रही है सिमिलर मोलर मास वाले। फिर आप कंपैरिजन में कोई ऑक्टेन और यहां पर कोई क्लोरोमीथेन वैसी कंपैरिजन नहीं कर सकते। यहां पर जब सिमिलर मोलर मास वाले अल्केन्स सिमिलर मोलर मास वाले हेलो अल्केन से कंपेयर किए जाएंगे तब हेलो अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ड्यू टू इट्स पोलार नेचर। पोलार नेचर में ऐसी कौन सी खास बात है? डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिलता है। फर्स्ट, आगे आगे एज कार्बन इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ये सब केस में एप्लीकेबल है। चाहे आप अल्कोहल ले लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, एल्डिहाइड ले लीजिए, कीटोन्स ले लीजिए, कोई भी कंपाउंड, सब में कार्बन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्योंकि कार्बन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की साइज बढ़ेगी, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो वो वेंडरवाल्स फोर्सेस भी बढ़ाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूल इंटरैक्शंस। सरफेस एरिया ज्यादा तो इंटरैक्शंस भी ज्यादा, इसीलिए कार्बन बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो अब इसका एक क्लियर एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं।
इन दोनों में देखा जाए, एक है 1 क्लोरोप्रोपेन, एक है क्लोरोईथेन, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जिसमें कार्बन ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। चलो ये बात क्लियर है। इसका रीजन भी अल्केन अल्किन अल्काइन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उसमें था 11th के बेसिस में। अब उसके आगे, अगर मेरे पास कार्बन सिमिलर है, सिमिलर कार्बन, और आयोडीन अलग अलग, सॉरी हेलोजन अलग अलग है, एक में क्लोरीन है, एक में ब्रोमीन है, एक में आयोडीन है, तो किसकी साइज ज्यादा होगी? आयोडीन की। तो बस वही बात हो जाती है अगेन, साइज ऑफ एन एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर वापस से इस हिसाब से आएगा। फिर से रिपीट कर लो, आर एफ, अगर आर ग्रुप सेम है तो आर एफ, आर सी एल, आर बी आर और आर आई में आर आई का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, ब्रांचिंग अगर इंक्रीज होगी, कहीं पर भी ब्रांच अगर इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन तो उतना ही है। अब ब्रांच बढ़ा, इसका मतलब है कि कंपाउंड का जो सरफेस एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आने वाला था वो कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल थोड़ा सा स्फीयर टाइप का बनता जाएगा और स्फीयर में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट एरिया कम होता है। तो अब ब्रांचिंग बढ़ेगी, यहां पर नहीं, अल्कोहल में, कीटोन्स में, कहीं पर भी ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको ये पूछा जाए कि भाई क्लोरोप्रोपेन में एक है 1 क्लोरोप्रोपेन और एक है 2 क्लोरोप्रोपेन, तो ऑब्वियस बात है 1 क्लोरोप्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि ये सब लाइन में है, यहां पर एक ब्रांच है। दूसरा, 2 क्लोरोप्रोपेन का मॉलिक्यूल इसके इतने क्लोज प्रोक्सिमिटी में, जैसे कि ये है, ऐसे मॉलिक्यूल से तो सब ऐसे है, तो सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा है। लेकिन मॉलिक्यूल अगर इससे ऐसा कर दिया, कार्बन सेम है, दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसा है, तो ये जो कांटेक्ट सरफेस था वो कम हो चुका है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो फिर से ब्रांचिंग बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? रिड्यूस होगा। फिर से 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन और 2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, टर्शरी, ये है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। सबसे ज्यादा मोलर मास तो तीनों का सेम है, 1 क्लोरोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट मैक्स होगा, फिर दूसरे नंबर पर 2 क्लोरोब्यूटेन और ये लास्ट में आ जाएगा तीसरे नंबर। क्लियर? ओके। और अब हम बात करने जा रहे हैं एक आखिरी टॉपिक जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। सॉरी, एक टॉपिक बचा है, वो है एरोमेटिक कंपाउंड का, वो भी याद करना है, ध्यान में रखना है। चल पहले हम सॉल्युबिलिटी की डिस्कशन कर लेते हैं। भले ही ये कंपाउंड्स पोलर है, हमने सॉल्यूशन चैप्टर में और बहुत जगह पर पढ़ा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते, क्लियर। लेकिन ये पोलर होने के बाद भी वाटर में बहुत ही लेस सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम या फिर नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि पोलर कंपाउंड्स है तो वाटर में सॉल्यूबल हो जाने चाहिए। तो उसका रीजन है जो हमने पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर में, अगर आपको याद है तो ए और बी इंटरेक्शन टाइप का कंसेप्ट था, समझा था। अगर आपके पास वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स मस्ट
एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। बीकर में वाटर है, उसमें वाटर के एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से मस्त हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, दूसरा तीसरे से जुड़ा है, तीसरा चौथे से जुड़ा है, एंड दे आर कनेक्टेड। अब अगर Rx आपको डिसॉल्व करना है तो ये इंटरेक्शन को ब्रेक करना है और बीच में आपको Rx सेट करना है। अब यहां पर दो चीजें हुई, एक वाटर वाटर का इंटरेक्शन ब्रेक हुआ और Rx और वाटर का इंटरेक्शन फॉर्म हुआ। क्लियर? वाटर वाटर का इंटरेक्शन जो कि काफी स्ट्रांग था, हम समझ के चलते हैं कि इसको ब्रेक करने के लिए 10 जूल की जरूरत है। एग्जाम्पल, अगर समझो यहां पर 10 जूल एनर्जी मिल जाती है, ब्रेक हो जाएगा। अब समझो कि Rx ऐड हुआ तो ये नया इंटरेक्शन फॉर्म होगा। अब जब इंटरेक्शन फॉर्म होगा तो इसमें से एनर्जी रिलीज होती है और वो डिपेंड करती है बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। बॉन्ड अच्छा है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड वीक है, कम एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड मतलब यहां पर इंटरेक्शंस की बात चलती है। अगर इन दोनों की इंटरेक्शंस स्ट्रांग हुई तो बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अगर इन दोनों की इंटरेक्शन वीक हुई तो कम एनर्जी रिलीज होगी, जो कि है वाटर और Rx की इंटरेक्शंस वाटर वाटर से कम है। इसीलिए वाटर Rx का जब इंटरेक्शन होगा तब कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। कितनी? 5 जूल। तो क्या ये 5 जूल आगे दूसरे वाटर वाटर को ब्रेक कर पाएगी? क्योंकि उसको ब्रेक करने के लिए कितनी चाहिए? 10 जूल। ये नहीं कर पाएगी, 5 जूल नहीं कर पाएगी, इसीलिए ये प्रोसेस रुक जाएगा। प्रोसेस क्या था? वाटर वाटर के इंटरेक्शन को ब्रेक करके वाटर Rx के नए इंटरेक्शन को फॉर्म करना। अब वाटर वाटर को ब्रेक करने के लिए ज्यादा और वाटर Rx के इंटरेक्शन को फॉर्म करने के लिए फॉर्म होने पर कम एनर्जी रिलीज होती है। तो ये एनर्जी के गैप की वजह से वाटर वाटर के इंटरेक्शंस आगे ब्रेक होंगे ही नहीं, तो Rx उसमें सेट होगा ही नहीं, तो इसमें सॉल्युबिलिटी नहीं मिलने वाली। तो ये टॉपिक हो गया। अब इसका डिस्कशन कर लेता हूं। एक, हमें बेंजीन के डायहेलोबेंजीन के 3 आइसोमर्स दिए, ऑर्थो, मेटा और पैरा। अब बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट की बात बाद में करता हूं, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड का होता है और बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का होता है, ये तो आपको पता ही है। सॉलिड में क्या देखा जाता है? जब भी आप सॉलिड देखते हो तब सॉलिड में आपको चेक करना है पैकिंग, जो बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ पैक हो जाएगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, उसका पैकिंग भी बहुत बढ़िया होगा। और इसीलिए पैरा जो है उसका पैकिंग बेस्ट होता है। अब जब इसका पैकिंग बेस्ट है तब अब हमें उसको मेल्ट करना है तो थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर तो लगेगा, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट इज हाईएस्ट फॉर पैरा आइसोमर। एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि क्यों भाई पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है? तो पैरा आइसोमर में आपको सिमेट्री दिखाई देगी और ऐसे मॉलिक्यूल्स को जब लाइन टू लाइन आप सेट करते हो तो ये बहुत आसानी से अच्छे से पैक हो जाएंगे, क्लोज पैकिंग शो करेंगे। इसीलिए जब अगर आपको इसको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, मेल्टिंग मतलब क्या? सॉलिड को लिक्विड बनाना है, तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनका पैकिंग बहुत बढ़िया है। क्यों है? क्योंकि इनके पास सिमेट्री है। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट में जो चीज देखी जाती है
वो है पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट मतलब ज्यादा प्लस या ज्यादा माइनस बनना, प्लस माइनस का सेपरेशन ज्यादा हो, और उसमें ये दोनों Cl पास पास है, इलेक्ट्रॉन्स को ड्रैग करेंगे तो ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा और ये पार्ट थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ऑर्थो में सबसे बेस्ट डाइपोल मोमेंट मिलेगा, बेस्ट चार्ज सेपरेशन होगा, और इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का मैक्सिमम मिलता है। तो फिर से अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की तो वो पैरा आइसोमर का बेस्ड है ड्यू टू सिमेट्री, और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो ऑर्थो आइसोमर का बेस्ड है ड्यू टू डाइपोल मोमेंट और पोलैरिटी। थैंक यू गाइस। इसके बाद आगे का टॉपिक है हमारा SN1 SN2 रिएक्शन, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।